फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम परीक्षा धाम की सीरीज़ चल रही थी हम लोगों की, और परीक्षा धाम से हम लोग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को का जो चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया था। और आगे आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कृषि। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कृषि। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कृषि को हम अगर देखें तो मृदा, फसल के प्रकार, प्रमुख फसल, बागवानी, सिंचाई साधन और अन्य, इस तरह कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मृदा को हम देखते हैं तो काली, लाल पीली, मिश्रित, लेटेराइट और जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। फसल के अगर प्रकार की बात करते हैं तो खरीफ, रबी, जायद और अन्य प्रकार की फसलें यहाँ पर पाई जाती है। प्रमुख फसल अगर देखें तो गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास है। बागवानी की अगर को देखें तो बागवानी को अगर देखें तो इसमें फल, सब्जियां और मसाले आते हैं। सिंचाई साधन की अगर बात करते हैं तो कुएं, नहरें, तालाब और अन्य जो हैं इसमें आते हैं। अब कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, AEZ, और प्रमुख फसलों की कुछ किस्में हैं जिनको हम आगे नीचे देखेंगे। और मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड जो है लगातार 7वीं बार प्राप्त हुआ है 2021 में। अब फसल का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार दिया है जिसे हम देखते जाएंगे। इसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल दी गई है, और रबी की फसल और खरीफ की फसल को अलग अलग दिया गया है, जिसे हम देखते हैं। रबी की फसल में खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और अन्य, मतलब रबी की फसल में अगर हम देखें तो खाद्यान्न, तिलहन और दलहन की ये जो बात कर रहे हैं तो कौन कौन से आते हैं रबी की फसल में, ये दिया गया है। जैसे गेहूं जो है रबी की फसल है, लेकिन ये खाद्यान्न में आएगी, और जौ जो है खाद्यान्न में ही आएगी रबी की फसल में। इसी प्रकार तिलहन को देखें तो सरसों, सूरजमुखी और अलसी आता है। इसी प्रकार दलहन को देखें तो हम रबी फसल की बात कर रहे हैं, और इसी तरह दलहन में देखें तो चना, मसूर और मटर आते हैं। और अन्य की अगर बात करें तो अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया आते हैं। इसी प्रकार अगर खरीफ की फसल को हम अगर देखते हैं तो उसमें भी खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और अन्य आते हैं। और अगर खरीफ में हम देखें तो खाद्यान्न में देखें तो चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा। इसी प्रकार अगर तिलहन में देखें तो कपास, तिल, मूंगफली, और दलहन में देखें तो उड़द, अरहर और मूंग आते हैं। जबकि अन्य की अगर बात करें तो जूट और तंबाकू आते हैं। हमने रबी की फसल में अन्य में क्या देखा था? अदरक, अफीम, लहसुन और धनिया। जबकि खरीफ की फसल में अन्य को अगर देखें तो जूट और तंबाकू आते हैं। इसको एक टेबल के द्वारा समझाया गया है जिसे हम देखते हैं। तो इसमें कुछ फसल है, फसल के प्रकार है, बुआई है, कटाई है, और उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार अगर खरीफ देखें तो खरीफ, रबी और जायद को अलग अलग कॉलम में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर प्रकार की बात करें तो जो खरीफ का प्रकार है वो कौन सा प्रकार है? मानसूनी प्रकार है। और जो रबी का प्रकार है वो शीतकालीन प्रकार है। और जायद की अगर बात करें तो ग्रीष्मकालीन प्रकार है। ये खरीफ को अगर पूछेंगे तो मानसूनी है, रबी को पूछेंगे तो शीतकालीन है, जायद को पूछेंगे तो ग्रीष्मकालीन है। और इनकी जो बुआई होती है, अगर खरीफ की पूछी जाए तो जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है खरीफ की फसलों की। जैसा हम खरीफ और रबी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी फसलें खरीफ में आती है और कौन कौन सी रबी में आती है। और इसी प्रकार अगर हम रबी को देखें तो रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में ठंड के टाइम पे, मतलब शीतकालीन जो समय होता है उस समय इसे बोया जाता है। इसी प्रकार जायद की जो फसलें हैं वो मार्च अप्रैल में ग्रीष्मकालीन के समय पे इसे लगाया जाता है। कटाई जो है अगर खरीफ की फसल की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर में होती है। रबी की अगर देखें तो फरवरी मार्च में होती है, और जायद की अगर देखें तो मई जून में होती है। अब खरीफ की फसल के उदाहरण अगर देखें तो खरीफ की फसल में मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल आते हैं। और रबी की फसल में गेहूं, सरसों, मटर और चना आता है। इसी प्रकार जायद की फसलों में तरबूज, कद्दू और मूंग आते हैं। अब आगे देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में मृदा का विस्तार जो है
अध्ययन हेतु हम पिछले पेज पे पढ़ ही चुके हैं। अब आगे देखेंगे, हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने मृदा ही पढ़ी थी, तो उससे आप समझ सकते हैं। और अन्य फसलों के प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है हमारी आ जाती है रेशेदार फसलें, उद्दीपन फसलें, चारा फसलें, जड़े फसलें, तना फसलें, तिलहनी फसलें, दलहनी फसलें, नगद फसलें और खाद्यान्न फसलें। अब रेशेदार फसलों की अगर बात करें तो इसमें जूट, कपास, पटसन और सनई होता है। उद्दीपन फसलों में कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम और भांग है। और जबकि चारा फसलों में नेपियर, लेविया, ज्वार, रिचका, बरसिम और ल्यूसन हैं। इसी प्रकार आगे अगर हम देखते हैं तो चारा फसलें हमारी हो चुकी है। जड़े फसलें अगर हम देखें तो गाजर, मूली और चुकंदर और शकरकंद है। तना फसलों में आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी है। तना फसलों में क्या है? आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी, ये सब तना फसलें आती हैं। इन्हें तना कहा जाता है, ये जड़ नहीं है। इसी प्रकार अगर तिलहनी फसलें अगर हम देखें तो तिलहनी फसलों में मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी है। दलहनी फसलों में अगर हम देखें तो मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना और बरबट है। और नगद फसलों में अगर देखें तो गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय और कॉफ़ी है। और इसी प्रकार अगर हम खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें तो गेहूं, चावल और मक्का है। इस तरह हमने ये कुछ फसलों के प्रकार देखे अलग अलग, जिन्हें बांटा गया था। और हम जैसे तिलहनी फसलों की अगर बात करें तो जिनसे तेल निकलता है वो सारी तिलहनी फसलों में आती है। जिनसे दाल बन सकती है वो सारी दलहनी फसलों में आती है। भारत में मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन में स्थान का आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम देखें जो कि 2023-24 का है, ये आपको जो बताया जा रहा है 2023-24 का बताया जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसमें प्रथम स्थान में अगर हम देखें तो चना, कुल दलहन, सोयाबीन, कुल मसाला। इसी प्रकार अगर द्वितीय स्थान को देखें तो वो गेहूं ने प्राप्त किया है और खाद्यान्न ने और तिलहन ने। इसी प्रकार तृतीय स्थान देखें तो मोटा अनाज, मक्का, मूंगफली और सरसों। अब अगर फसलों का वर्णन, अगर कुछ प्रमुख फसलों का वर्णन यहाँ नीचे दिया गया है, उन्हें हम देखते हैं कि इन वैज्ञानिक नाम क्या है और ये कौन सी जलवायु में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसलों का वर्णन अगर देखें, इसमें सबसे पहले प्रमुख फसलों के वर्णन की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है गेहूं। गेहूं का जो कुल है, मतलब इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और वानस्पतिक नाम जो है इसका ट्रिटिकम एस्टिवम है। जबकि जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है इसकी। और औसत वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से कम में यह होता है। किसमें अगर हम देखें गेहूं की तो सरबती, राज, लोकवन, सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी गेहूं, यह जो है गेहूं की किस्में हैं। ट्रिटिकल गेहूं जो है वो राई और गेहूं के संकर से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। कौन सा? ट्रिटिकल गेहूं जो है वो राई और गेहूं के कॉम्बिनेशन के साथ में, कॉम्बिनेशन तो नहीं कह सकते, हाइब्रिड के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा हाइब्रिड करके इसका निर्माण किया गया है। रोग जो है वो टुंडू या किट्टू रोग जो है इसमें गेहूं में होता है। अब अग्रणी उत्पादक जिले की अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में, तो होशंगाबाद, सीहोर और नरसिंहपुर में होता है। इस तरह आपने इसको गेहूं को देखा, गेहूं की फसल के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं तो चावल के बारे में जानेंगे। चावल जो है हमारे राइस, इसका कुल जो है ग्रेमिनेसी कुल का है। इसकी फैमिली कौन सी? ग्रेमिनेसी। वनस्पतिक नाम जो है ओराइजा सटाइवा है। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? ओराइजा सटाइवा। अब इसकी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है और औसत वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से इसे अधिक चाहिए इसके उत्पादन के लिए। अब किस्में जो है इसकी चिन्नौर, रंजीत, सबन, अमन, गोल्डन राइस। और जो हमारा चावल है वो विटामिन ए का स्रोत होता है। हंसा,
शुष्क सम्राट और काली मिर्च, ये कुछ जो किस्में हैं ये चावल की दी गई हैं। अब इसका जो रोग अगर लगे तो चावल में कौन सा रोग रहे, जो रोग लगेगा उसे किस नाम से जाना जाते हैं? सॉरी, अंगमारी जो है या खैरा है, इसके दो नाम दिए हैं, अंगमारी और खैरा। ये दो नाम के जो रोग है ये चावल में लगते हैं। और अग्रणी उत्पादक जिले की अगर बात करें तो बालाघाट और सिवनी है। अब इसके आगे हम मक्का को देखते हैं। तो मक्का जो है उसकी अगर फैमिली की बात करें या कुल की बात करें तो मक्का भी ग्रेमिनेसी कुल में आती है। और इसका वानस्पतिक जो नाम है वो जिया मेज है। क्या है इसका वानस्पतिक नाम? जिया मेज है। इसी प्रकार अगर इसकी किस्मों की बात करें अगर हम तो वानस्पतिक नाम जो है जिया मेज हमने देख चुके हैं। और इसके जो मक्का की जो किस्में हैं वो पिंटल और डेंट हैं। अब इसके आगे सरताज, गंगा, 11 और डेक्कन जो है इसकी मक्का की किस्में हैं। हमने इसकी 4-5 किस्में देख चुके हैं। अब अगर हम रोग की बात करें तो जो मक्का में रोग लगता है वो वाइट बर्ड जो रोग है वो मक्का में लगता है। अग्रणी उत्पादक जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा और नीमच है। इसी प्रकार अगर हम कॉफ़ी को देखें तो कॉफ़ी का जो कुल है या फैमिली है वो रुबेएसी है। और किस्में जो है उसकी अरेबिका, उच्च कोटि की किस्म रोबेस्टा, भारत में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, लाइबेरिका। और अग्रणी उत्पादक जिला जो है बैतूल में है। बैतूल हमारा दक्षिणी जिला है जैसा कि आप जानते हैं। विशेष में अगर बात करें तो बैतूल के जो कुकड़ू हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विल्फोर्ड एवं फ्लोरेंस हेड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में सबसे पहले क्या करी थी? कॉफ़ी के बागान लगाए थे। सोयाबीन की अगर बात करें हम तो सोयाबीन को अगर देखते हैं तो इसकी जो फैमिली है या कुल है लेग्यूमिनेसी है। इसका वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम की बात करें तो ग्लाइसिन मैक्स है। और इसकी जो किस्में हैं अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि, प्रतिकार। अग्रणी उत्पादक जिले को अगर देखें तो उज्जैन और धार हमारे सोयाबीन के, हम सोयाबीन पढ़ रहे थे, सोयाबीन के जिले जो हैं उज्जैन और धार हैं उत्पादन में। अब कपास को अगर देखें तो कपास जो है इसकी फैमिली है मालवेसी। और इसकी जो किस्में हैं श्यामली, सुवेन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अग्रणी उत्पादक जिले देखें तो खरगोन और खंडवा है। विशेष में अगर देखें तो खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, सुरहने जिले के नाम से प्रसिद्ध है। कपास के कारण इन्हें सुनहरे जिले कहा जाता है, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। इसी प्रकार हम आगे देखें तो तंबाकू को देखेंगे तो तंबाकू जो है उसका साइंटिफिक नेम या वानस्पतिक नाम निकोटियाना है। जलवायु जो है इसके लिए उष्णकटिबंधीय चाहिए होती है उसके उत्पादन के लिए। किस्में जो है निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टोबेकम। और अग्रणी उत्पादक जिले जो है रीवा और सतना है। गन्ना अगर हम देखें तो गन्ना जो है पोएसी है। वानस्पतिक नाम सैक्रम अफिसिनेरम है, सैक्रम अफिसिनेरम है। और जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। और किस्में जो है बाहुबली और श्रीमुख है। गन्ना को भी तोड़ने में ताकत लगती है इसीलिए शायद इसकी किस्म का नाम बाहुबली है। अग्रणी उत्पादक जिले की अगर बात करें तो नरसिंहपुर जो है गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है। मूंगफली को अगर देखें तो मूंगफली की जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। वानस्पतिक नाम जो है एराकिस हाइपोजिया है। और जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और किस्में जो है इसकी कौशल, चंद्रा, चित्रा, विक्रम है। अग्रणी उत्पादक जिले जो है खंडवा और खरगोन है। सरसों को अगर देखें तो सरसों की जो फैमिली है वो ब्रेसा केसी है। वानस्पतिक नाम जो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। और जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। और किस्में जो है पूसा बोल्ट है। अग्रणी उत्पादक जिले देखें तो मुरैना, ग्वालियर है। इसी प्रकार अगर हम
अफीम को देखते हैं तो जो अफीम है वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है और अग्रणी उत्पादक जिले मंदसौर और नीमच में है। अफीम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मंदसौर में, पर मंदसौर और नीमच दोनों इसके उत्पादक जिले हैं। दलहन में देखें तो दलहन जो है लेग्यूमिनेसी कुल से आती है और अग्रणी उत्पादक जिले इसके जो हैं नरसिंहपुर और सीहोर हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में बागवानी को हम देखेंगे तो ये एक टेबल के रूप में दिया गया है जिसमें फल उत्पादक जिला और विशेष के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इसमें दिया है आम, जिसका उत्पादक जिला जबलपुर रीवा है, और इसके विशेष की अगर बात करें तो इसमें विशेष ये है कि नूरजहाँ जो मध्य प्रदेश के काटीवाड़ा, अलीराजपुर और सुंदरजहाँ जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाने वाली आम की प्रजातियां हैं। इसी प्रकार अगर हम आंवला को देखें तो इसका जिला जो है पन्ना है। आंवला को डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है। वह मध्य प्रदेश का आंवला जिला जो है पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म जो है कंचन और कृष्णा है। इसी प्रकार आप इसे ऐसे याद कर रख सकते हैं कि आंवला जो है, आंवले में बहुत सारे गुण होते हैं, इसीलिए उसे डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। अब जैसे अंगूर जो है, अंगूर रतलाम में मिलता है और अंगूर को अंगूर नगरी जो है रतलाम को कहा जाता है। पपीता जो है वो धार और रतलाम में मिलती है और इसमें कुछ विशेष नहीं दिया गया है। और केला जो है, केला बुरहानपुर में मिलता है। मध्य प्रदेश केला अनुसंधान केंद्र जो है सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अमरूद जो है, अमरूद रीवा में मिलता है। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है। मध्य प्रदेश के सब्जी व मसाले उत्पादक जिले को अगर हम देखें तो सब्जी में सबसे पहले आलू दी गई है, इसका उत्पादक जिला इंदौर है। और प्याज दिया गया है, इसका जो है खंडवा है। लहसुन जो है सबसे ज़्यादा मंदसौर में मिलती है और यहाँ पर लहसुन पार्क जो है प्रस्तावित है। धनिया जो है गुना में मिलता है, इसे धनिया पार्क जो है प्रस्तावित है गुना में। और इसी प्रकार टमाटर जो है जबलपुर में मिलता है, मटर जो है जबलपुर में मिलता है और अदरक जो है छिंदवाड़ा में मिलता है। इसको आपको बार बार पढ़ना होगा जिससे आपको ये याद हो जाए सारे ज़िले और कहाँ किसका उत्पादन होता है। और या फिर कोई आप ट्रिक भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। मसाले और उत्पादक ज़िले की अगर बात करते हैं तो जो मिर्च है वो सबसे ज़्यादा खंडवा, खरगोन, बेड़िया की मंडी जो है वो खरगोन में ही है। और हल्दी जो है बुरहानपुर में मिलती है। धनिया जो है गुना में मिलती है। सर्वाधिक फल उत्पादन जिला जो है रतलाम है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन जिला जो है छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन जिला जो है वो बुरहानपुर है। अब मध्य प्रदेश के सिंचाई स्रोत कुछ इस प्रकार दिए हैं, इन्हें पार्ट में बांटा गया है। जैसे इसमें भूमिगत जल और धरातली जल दोनों को अलग अलग बताया गया है। जैसे भूमिगत जल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुआं, नलकूप जो है आ जाते हैं। धरातली जल की अगर बात करेंगे तो इसमें तालाब और नहर आएगी। और तालाब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसी प्रकार नहर भी जो है नियतवाही और अनियतवाही में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले दिया गया है कुएं व नलकूप से सिंचाई किस प्रकार होती है मध्य प्रदेश में, यह दिया गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई सिंचित जो भूमि है 67.3% जो है भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। तो यहाँ पर कितने परसेंट होती है? यहाँ पर 67.3% जो है कुओं से और नलकूपों से होती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन है। कुएं एवं नलकूप जो है वो जिसमें सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र में होती है। तो यह आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, कुएं से और नलकूपों से। तो ये जो होती है ये मालवा क्षेत्र में होती है और इसका परसेंटेज भी आपने देख लिया कि कितने परसेंट है। अब मध्य प्रदेश में अगर झूम खेती की बात करें तो एक आदिम प्रकार की कृषि है यह, जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती थी। चिमाता भील जनजाति की व दाहिया बैगा जनजाति की झूम कृषि है।
वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। अब सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो परियोजना जो बृहद परियोजना है वो 25 पूर्ण हो चुकी है और 42 जो है निर्माणाधीन है। इसी प्रकार मध्यम जो है परियोजना वो 113 जो है पूर्ण हो चुकी है और 61 जो है निर्माणाधीन है। इसी प्रकार लघु की अगर बात करें तो 5692 जो है पूर्ण हो चुकी है, 381 जो है निर्माणाधीन है। अब यहाँ कुछ परसेंटेज दिए गए हैं कि कितना परसेंट कहाँ से सिंचाई होती है और किस प्रकार होती है। जो इंदौर और उज्जैन हैं, ये जो ज़िले हैं, शुद्ध सिंचित ज़िले, शुद्ध सिंचित भूमि का क्रमशः 84.5%, 79.9% जो है ट्यूबवेल से सींचा जाता है। कहाँ पर? इंदौर और उज्जैन में। इसी प्रकार राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन ज़िले में है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो कौन से ज़िले में? उज्जैन ज़िले में है। जबकि इंदौर ज़िले का दूसरे नंबर पर स्थान है। इसी प्रकार घनत्व की दृष्टि से इंदौर जो है, घनत्व की दृष्टि से इंदौर ज़िले में प्रति वर्ग किलोमीटर 23.8 ट्यूबवेल है। तो जो हमारा इंदौर है, इंदौर ज़िले में 23.8 क्या है? ट्यूबवेल है। कुओं से सर्वाधिक 81.1% सिंचाई मंदसौर ज़िले में और उत्तरी मालवा में की जाती है। तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? वो हमारे मंदसौर में की जाती है। अब तालाब से सिंचाई को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाब का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के लगभग 2.7% भाग में सिंचाई जो है तालाबों के द्वारा होती है। तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई धार जिले में होती है और उसके बाद में तालाबों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक सिंचाई जो है बालाघाट जिले में होती है। उसके अलावा तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई जो है झाबुआ जिले में होती है। तालाबों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो बालाघाट जिले में होती है। अब अगर नहरों में सिंचाई देखें तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है हमारी नहरें, जिसके द्वारा 17.6% जो है भूभाग पर सिंचाई होती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया जिले में होती है और नहरों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई जो है नर्मदापुरम जिले में होती है। नहरों को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, नित्यवाही, अनित्यवाही नहरें। नित्यवाही वे नहरें होती है जो कि वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती है एवं सदैव जल से भरी रहती है। अनित्यवाही नहरें वो होती हैं जो कि इनमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती और वे मात्र नदियों में आने वाली बाढ़ों के समय ही सिंचाई के काम आती है। अब ये कुछ अन्य स्रोतों द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई जो है विदिशा जिले में होती है और अन्य स्रोतों के मतलब कुछ बुक्स के हिसाब से प्रतिशत की दृष्टि से जो है सर्वाधिक सिंचाई पन्ना जिले में होती है। अब ये जो कुछ परसेंटेज दिया है मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसमें अन्य द्वारा दिया है 12.4 और तालाबों द्वारा दिया 2.7 और नहरों द्वारा दिया 17.6, कुएं एवं नलकूपों द्वारा दिया है 67.3 और ये एरा प्रथा के बारे में दिया। फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। इसे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया है, कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया है इस एरा प्रथा को। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना अगर देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधी योजनाओं को सामान्यतः 3 भागों में बांटा है। बृहद सिंचाई योजना, इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचाई भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार
इसमें सामान्यतः बड़ी नहरों तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को भी शामिल किया जाता है। मध्यम सिंचाई योजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर, अभी हमने जो देखा बृहद सिंचाई योजना, इसमें क्या था, इसमें 10,000 हेक्टेयर की बात चल रही थी, और यहाँ पर कितनी है, 2000 हेक्टेयर की बात चल रही है। 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। छोटे नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। लघु सिंचाई योजना की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से भी कम कृषि योग्य जो भूमि है वो सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसमें कुओं, निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें हम देखेंगे। इसमें नहर दिया है और किस प्रकार उनसे सिंचाई होती है ये दिया गया है। इसमें नहर को अगर हम देखें तो बेनगंगा नहर दी है सबसे पहले, जिसका जो ज़िला है लाभान्वित ज़िला जो है, जिससे लाभ मिलता है नहर से, तो बेनगंगा नहर से किसे लाभ मिलता है, बालाघाट और सिवनी को। और मध्य प्रदेश की पहली नहर जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, है ना, और भांडे नहर जो है, यह जो है ग्वालियर और दतिया को लाभ देती है पानी का। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से बेतवा नदी से निकाली गई है। और ये तीसरे नंबर की जो है इलाहा नहर है, जो कि ग्वालियर और दतिया में है, जो 86 किलोमीटर लंबी यह नहर भांडे नहर से निकाली गई है। इसी प्रकार गुलाब सागर नहर को देखें तो ये सीधी जिले को लाभ पहुंचाती है। सीधी जिले के खड्री गांव के पास बनास की सहायक नदी महानदी पर यह स्थित है। अब अगर हम आगे देखते हैं सिंचाई संबंधी अन्य तथ्य, तो जो बलराम ताल योजना है जो 2007 से प्रारंभ की गई, जल अभिषेक अभियान जो है 2006 से प्रारंभ किया, खेत तालाब योजना जो है 2007 से प्रारंभ की गई। और इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है ग्वालियर होशंगाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है ग्वालियर है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंचित क्षेत्र का विवरण अगर हम देखें तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र को देखें। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन, नर्मदा घाटी, निमाड़ का मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि और बैनगंगा घाटी। इस प्रकार ये जो हैं सिंचित क्षेत्र का विवरण दिया गया। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो है चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा है, जो कि 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई थी। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया था। इसी प्रकार पलकमती जो है सिंचाई टैंकी की स्थापना 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में यह रायसेन जिले में स्थित है। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण जो है 1936 में किया गया था। इसी प्रकार ग्वालियर रियासत में 1940 से 1944 की अवधि के बीच जो है आसन परियोजना, काकेटो बांध, आवदा बांध, हरसी बांध और तिगरा बांध बनाए गए। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। अब यहाँ कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य दिए हैं 2023-24 के, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले फसलों का समूह दिया है, स्थान प्रथम द्वितीय तृतीय दिए गए हैं। उसमें कुल दलहन में अगर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारा मध्य प्रदेश है दाल के मामले में, द्वितीय जो है महाराष्ट्र है और तृतीय जो है राजस्थान है। किसमें? दाल में, दलहन खाद्यान्न में। और जो खाद्यान्न है तो खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश में का स्थान प्रथम है, द्वितीय मध्य प्रदेश है, तीसरा पंजाब है।
तिलहन में राजस्थान प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है, गुजरात तृतीय है। मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है और मध्य प्रदेश तृतीय है। इसी प्रकार मसालों में अगर देखें तो मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, गुजरात तृतीय है। मध्य प्रदेश में पेयजल व्यवस्था 17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया था। 1960 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया था। 1893 से 94 में इंदौर में की पेयजल प्रदाय योजना को जो है नगर पालिका इंदौर से अपने अधीन ले लिया था। वर्तमान इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलावली तालाब से जल की जो है आपूर्ति की जाती है। अब जो भोपाल है, भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना के द्वारा 1869 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में भोपाल में पेयजल की आपूर्ति कोलार परियोजना, नर्मदा वाटर और बड़े तालाब से की जाती है। 1883 में जबलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। वर्तमान जबलपुर में बरगी परियोजना से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल योजना प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल आपूर्ति की जाती है। तो ये आपको जो जल आपूर्ति है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जलाशय से कहाँ जल की आपूर्ति होती है। 1911-12 में सागर के लाख बंजारा तालाब से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। मतलब सागर में जो है लाख बंजारा जो तालाब है उससे पानी की आपूर्ति की जाती है। बुरहानपुर जिले में प्रदेश के साथ ही देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव जो है किसको प्राप्त हुआ है? बुरहानपुर को। हर घर जल जिला होने का गौरव बुरहानपुर को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 23-24 का सर्वेक्षण देखें हम, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अगर हम देखें तो फसलें और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान दिया गया है। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, इसमें फसल जो है चावल है, इसमें प्रथम स्थान तेलंगाना का है, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है, तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल का है। गेहूं जो है प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय मध्य प्रदेश और तृतीय पंजाब। मक्का जो है, मक्का में प्रथम कर्नाटक है, दूसरा बिहार है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। चना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर। मूंगफली में प्रथम स्थान गुजरात है, द्वितीय राजस्थान और तृतीय जो है हमारा मध्य प्रदेश है। इसी प्रकार सरसों जो है, सरसों में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे मध्य प्रदेश। सोयाबीन में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान। सूरजमुखी में पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे उड़ीसा। गन्ना जो है, गन्ना में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक। कपास में गुजरात पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तेलंगाना तीसरे नंबर पर। जूट जो है, जूट में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, बिहार दूसरे नंबर पर और असम जो है वो तीसरे नंबर पर है। इसमें नोट दिया गया है कि बागवानी में मसाला, धनिया, लहसुन, संतरा, टमाटर में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और मिर्च और प्याज में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। यह जो डाटा लिया गया है जनसंपर्क विभाग के 2024 के अनुसार लिया गया है। मध्य प्रदेश जैविक अनुसंधान केंद्र जो है वो मंडला में है। मध्य प्रदेश प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र को अगर देखते हैं हम, तो अनुसंधान केंद्र और उनके स्थान दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र जो है गोविंदगढ़ रीवा में है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है पावरखेड़ा होशंगाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है खमरिया जबलपुर में और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र जो है जबलपुर में। कपास अनुसंधान केंद्र जो है खरगोन में। मध्य प्रदेश में चावल धान अनुसंधान केंद्र जो है वो बड़वानी में है, जबकि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र जो है प्रस्तावित है, ये अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है।
अमलाहा में जो है ये प्रस्तावित है, सीहोर में दलहन अनुसंधान केंद्र। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र जो है डिंडोरी में है, और आप इनको बार बार रिपीट करेंगे तब आपको ये अनुसंधान केंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है हमारे इसमें से ये पावरखेड़ा वाला जो गेहूं अनुसंधान केंद्र है, और वन अनुसंधान केंद्र जो जबलपुर में है, और कपास अनुसंधान केंद्र जो है खरगोन में है। इसी प्रकार चावल या धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, पर आपको सारे याद करने होंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो तो है ही, आप सारे याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र जो है प्रस्तावित है डिंडोरी में। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है बोहानी गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में है, और मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है रतलाम में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र, रतलाम में अंगूर ज़्यादा होते हैं तो वहीं पर अनुसंधान केंद्र है, ये तो आपको याद रह जाएगा। इसी प्रकार केला अनुसंधान केंद्र, क्योंकि केला बुरहानपुर में ज़्यादा होता है, तो सुखपुरी और बुरहानपुर में जो है प्रस्तावित है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। आलू अनुसंधान केंद्र जो है ग्वालियर में है, और गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। इसमें से हमारा जो गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर देखें मध्य प्रदेश में AEZ, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना, मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में AEZ की शुरुआत इंदौर से हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है AEZ की, और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप याद कर लीजिएगा। इंदौर से हुई है इसकी शुरुआत। अब अगर आगे हम देखते हैं, AEZ परियोजना शामिल कृषि उत्पादन और संबंधित जो क्षेत्र हैं या ज़िले हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे आलू, प्याज और लहसुन हैं, ये इसके लिए इंदौर, खंडवा और नीमच और मंदसौर ज़िले जो हैं उत्पादन के लिए इससे संबंधित है। या ये कह सकते हैं कि ये AEZ परियोजना में जो शामिल जो हमारे फल और सब्जियां हैं, तो ये उनसे संबंधित ज़िले हैं। मसाले जो हैं गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। सरबती गेहूं जो है भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा और रायसेन, विदिशा। मसूर चना जो है विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर। संतरा जो है छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। प्रमुख फसलों की किस्मों की अगर हम बात करें तो फसल जो है गेहूं है, उसकी प्रजातीय किस्में इस प्रकार दी गई है। गेहूं की है सरबती, लोपन, सुजाता, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, ड्यूरम। और जो धान है वो महिसुगंधा और रंजित सवन, स्वर्ण सवन, संबा, मंसूरी और अमन, कालीमुख, चिन्नौर, शुष्क, सम्राट। सोयाबीन जो है सोयाबीन, अहिल्या, अलंकार, प्रतिकार। चना जो है वैभव, विशाल, राधे। और ज्वार जो है लवकुश, विदिशा, 60 से लेकर 1 ऐसा कुछ है, शायद 60 ही है। सरसों जो है सरसों का वरुणा, पीताम्बरी। मूंगफली कौशल, चंद्रा, चित्रा। और कपास जो है श्यामली, सुवेन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। अरहर बहार, अमन, आज़ाद, पिपरिया। और मटर जो है अपर्णा, पत्ती विहीन प्रजाति है इसकी अपर्णा जो है मटर की, और प्रकाश है। रेशम जो है टसर, ईरी, मूंगा, ओक और कोरल। और अमरूद जो है ललित है। और आलू जो है कुफरी चिपसोना, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है यह आलू की, कुफरी चिपसोना। और कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका। आंवला जो है कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा है। और आम जो है रत्ना, अल्फांसो और नीलम का संकरण है यह रत्ना। और जो नूरजहाँ है वो अलीराजपुर में मिलता है, और सुंदरजहाँ जो है रीवा में मिलता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गन्ना को भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाहुबली और श्रीमुख जो है इसकी किस्म है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसका मैप देखेंगे। तो उत्तरी भाग में जो है गेहूं ज्वार क्षेत्र होता है, यह रीजन है इसके लिए। और जो है जो पश्चिम में है तो ज्वार कपास क्षेत्र है। मध्य में अगर देखें तो गेहूं क्षेत्र है, और मध्य पूर्व में देखें तो गेहूं चावल क्षेत्र है। इसी प्रकार थोड़ा पूर्वी क्षेत्र देखें, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र देखें तो चावल क्षेत्र है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। किसान कल्याण
एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? किसान कल्याण कृषि विभाग द्वारा कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है धान या चावल क्षेत्र, जिसके बारे में यह दिया गया है कि वो जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, मृदा जो है लाल पीली मृदा होनी चाहिए, क्षेत्र जो है पूर्वी मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है, सीधी सिंगरौली, डिंडोरी और बालाघाट, अनूपपुर। गेहूं क्षेत्र जो है दूसरे नंबर पे है, इसमें भी 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए और मृदा जो है जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, और जो क्षेत्र है केंद्रीय मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल और सीहोर है। गेहूं क्षेत्र की अगर देखें तो गेहूं चावल क्षेत्र जो है 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा है और मृदा जो है मिश्रित मिट्टी है और क्षेत्र जो है सतना, पन्ना, रीवा, दमोह और कटनी है। इसी प्रकार चौथे नंबर का क्षेत्र देखें, अभी हमने 3 क्षेत्र देखे, जिसमें से पहला था धान चावल क्षेत्र, दूसरा था गेहूं क्षेत्र और तीसरा था गेहूं चावल क्षेत्र। और अब चौथे नंबर का देखेंगे हम, 4th नंबर का, तो इसमें ज्वार गेहूं क्षेत्र है, जिसमें वर्षा थोड़ी कम चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर, और इसकी जो मृदा है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है। इसका क्षेत्र अगर देखें तो ऊपर हम मैप में भी देख चुके हैं, बुंदेलखंड का एरिया जो है, जैसे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये जो है ये ज्वार गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य भारत क्षेत्र की अगर बात, मध्य भारत में कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड में, कुछ क्षेत्र मध्य भारत क्षेत्र में, तो ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। इसी प्रकार हम लास्ट वाला 5वें नंबर का कपास ज्वार क्षेत्र देखेंगे, तो इसमें वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर और मिट्टी जो है काली मिट्टी, और क्षेत्र जो है पश्चिमी मालवा, झाबुआ, अली राजपुर और निमाड़ जो है खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। मध्य भारत का पठार जो है नीमच और मंदसौर इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु को अगर हम देखें तो इसको भी मैप में कुछ इस टाइप से दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, और उसके बाद में इसी को हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे कहाँ कौन सा क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो हम मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके पहले हमने क्या देखा, ये कृषि जलवायु क्षेत्र है जो कितने हैं, 11 हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र ये हमारे क्या हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जो कि 11 हैं। और हमने ऊपर इसके पहले जो पार्ट देखे थे, एक मिनट, जो ऊपर हमने देखा था वो किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के 5 भागों में जो बांटा गया था फसल को, वो देखा था। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया, जिसमें पहले है छत्तीसगढ़ का मैदान। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शामिल है, यह चावल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले तथा सीधी सिंगरौली जिले का कुछ भाग शामिल है। इस क्षेत्र में चावल, सोयाबीन आदि फसलें उगाई जाती। कैमूर तीसरे नंबर पर है, कैमूर पठार तथा सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। इस क्षेत्र में रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी व सीधी जिले शामिल हैं। यहाँ पर गेहूं व चावल जैसी फसलें उगाई जाती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र चौथे नंबर पे है, जो कि बैतूल व छिंदवाड़ा जिले में शामिल होता है। यह मुख्यतः ज्वार, मक्का और गेहूं का क्षेत्र है। 5वें नंबर पे है मध्य नर्मदा घाटी, जिसमें नरसिंहपुर, होशंगाबाद पूर्ण रूप से तथा सीहोर, रायसेन अंशतः शामिल है। मतलब कुछ भाग उसका जो है अंशतः शामिल, मतलब कुछ भाग इसका जो मध्य नर्मदा घाटी है, इसमें नरसिंहपुर, होशंगाबाद जो है वो नरसिंहपुर, होशंगाबाद जो है पूर्ण रूप से शामिल है, लेकिन जो सीहोर और रायसेन है उसका कुछ पार्ट शामिल है। यह मुख्यतः गेहूं का क्षेत्र है। कौन सा? नर्मदा घाटी। और सतपुड़ा का हमने क्या देखा, ज्वार, मक्का और गेहूं। इसी प्रकार कैमूर में हमने क्या देखा, गेहूं और चावल। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ी में हमने क्या देखा, चावल और सोयाबीन। ये इस टाइप से आपको डबल से रिपीट कर दिया ताकि आपको कुछ याद हो जाए। 6वें नंबर का है विंध्य पठार। इसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा जिले तथा ये पूर्णतः आते हैं। और जो रायसेन, सीहोर और गुना है उसका कुछ पार्ट शामिल है। किसमें? विंध्य पठार में रायसेन, सीहोर और गुना का कुछ पार्ट शामिल है, जबकि पूर्णतः भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा जिले आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र को अगर हम देखें तो छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ ये जो है पूर्ण रूप से आते हैं, जबकि जो शिवपुरी है वो
उसका कुछ पार्ट आता है बुंदेलखंड में। और यहाँ पर मुख्यतः ज्वार तिल गेहूं का यह क्षेत्र है बुंदेलखंड। निमाड़ जो क्षेत्र है वो खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी और हरदा है जो कि पूर्णतः है। और जबकि जो धार जिला है उसका कुछ पार्ट शामिल है। यह क्षेत्र जो है कपास और मूंगफली के लिए है उत्पादक क्षेत्र। मालवा के पठार को अगर हम देखते हैं तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़ जिले पूर्णतः तथा धार और झाबुआ का कुछ पार्ट शामिल है। यह क्षेत्र जो है मुख्यतः सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मालवा का पठार। ग्रिड अगर क्षेत्र की बात करें जो 10वें नंबर का है, जिसमें ग्रिड क्षेत्र में ज्वालामुखी, भिंड, मुरैना, शिवपुर, अशोकनगर जो उत्तरी जिले हमारे वो आते हैं। आपको पता ही है कि भिंड मुरैना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो वही जो है हमारे ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें शिवपुरी और गुना जो है उसका कुछ पार्ट शामिल होता है। यह मुख्यतः गेहूं और सरसों और ज्वार का क्षेत्र है। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। अब ये लास्ट में है हमारा 11 नंबर का झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। तो ये झाबुआ और धार जिले से कुछ क्षेत्र शामिल हैं, मतलब इसका कुछ ही पार्ट शामिल है इसमें। यह क्षेत्र मुख्यतः कपास और ज्वार उत्पादक क्षेत्र है। तो इस तरह ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया कृषि वाला। और आगे हम इसके आगे के चैप्टर इसी तरह पढ़ेंगे। जो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।